नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। सबसे पहले आज आप एक आवाज़ सुनिए। घूमता फिरता स्टूडेंट थे, सोए रहते थे पटना में। इंजीनियरिंग करने गया तो वहां भी सोए रहते थे, जैसे तैसे इंजीनियरिंग पास किए। ये आवाज़ है नए नवेले दरोगा की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस वक्त जो दिल करे वो कीजिए, लेकिन पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कीजिए। आज हमारे साथ नए चयनित दरोगा तफजील अहमद हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में एक पढ़ाई से भागने वाला लड़का दरोगा बनने तक का सफर तय करता है। उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कामयाबी किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। इसी को चरितार्थ किया है एक नए चयनित हुए दरोगा तफसील अहमद ने। मात्र 1 साल के मामूली समय में अपने पहले ही अटेम्प्ट में दरोगा बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था। कम संसाधनों के साथ पढ़ाई में भी साधारण, न पढ़ाई में मन लगता था, न दरोगा बनने का कोई सपना था। अगर कुछ शौक था तो वो खेलने और भरपूर नींद लेने का। तफसील को व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले बताते हैं, जब वो पटना पढ़ने आए थे तो उससे देख कोई भी ये बोल सकता था कि ये पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं है। दिन भर खेलना, खूब बदमाशी करना, किसी तरह मैट्रिक और फिर इंटर साधारण मार्क्स के साथ पास होने के बाद घर वाले ने इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया। वहाँ भी पढ़ने में वैसे ही फिसड्डी। हालात इतने बुरे हुए कि 4 साल के कोर्स में 38 बार एग्ज़ाम में बैक लगा। कई बार तो एक ही पेपर का 4-4 बार एग्जाम देना पड़ा। किसी तरह इंजीनियरिंग पास होने के बाद जॉब की तलाश करते हुए उससे पहले तफसील का मन पलट गया। खेलने वाले, सोने वाले और पढ़ाई से भागने वाले लड़के ने इस बार ठान लिया था कि वो पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में जाएगा। जब लोगों ने सुना तो उसका मजाक उड़ाया कि ये क्या पढ़ेगा, क्या एग्ज़ाम निकालेगा। लेकिन अपनी जिद, अपनी मेहनत और लगन से मात्र 1 साल के अंदर ही उसने बीपीएससी पीडी निकाल लिया और फिर दरोगा का फॉर्म फिल कर पहले ही अटेम्प्ट में दरोगा बनकर कीर्तिमान रच दिया। तफजील, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी जिसको पढ़ने में भी दिल नहीं लगता था, ना कोई सपना था दरोगा बनने का, वो एक बैग से इंजीनियरिंग करने के बाद दरोगा बनने चला आता है। परिस्थिति कुछ नहीं, बचपन से बस एक शौक़ था क्रिकेट खेलने का और हमेशा मन में ये रहा था कि हमको एक क्रिकेटर बनना है। लेकिन हर इंडियन परिवार के जैसा मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा। तो पढ़ने में तो मन लगता नहीं था क्योंकि शौक़ तो क्रिकेट खेलने का था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कंप्लीट करा और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करा। लेकिन वहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं वो नहीं मिला और अचानक से कुछ ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। तो उस चीज़ के लिए फिर हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे और उसी दरमियान में फिर दरोगा का फॉर्म आया तो फॉर्म भर दिए, तो फिर आज रिज़ल्ट सामने है। शुरू से जो लोग जानते हैं, ये 2010-12 का टाइम रहा होगा, उस टाइम तफजील को देख के कोई भी ये तो बोल ही सकता था कि ये पढ़ेगा तो नहीं और शायद क्रिकेटर बन जाए, लेकिन पढ़ाई या फिर जॉब में, सर्विसेज में जाने का तो कोई चांस ही नहीं पैदा होता है। तो क्या ये सच था? हाँ, ये बिल्कुल सच था क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे इंजीनियरिंग कैरियर में मैंने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं करा। बस वही कहते हैं ना, 1 नाइट फाइट वाला पढ़ाई। तो 1 नाइट फाइट में फिर उसके बाद जैसे तैसे भी बस पास हो जाना था, बस यही मतलब था। और एक सीरियस मोड में बिल्कुल नॉलेज के साथ पढ़ना, वैसा कभी कुछ नहीं हुआ था पूरी लाइफ में। तो इसीलिए जो भी हमको अगर पीछे वाले लोग जानते हैं पिछले 10 सालों से, तो वो देखते के साथ कहेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं करेगा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप बता रहे हैं कि आपने जॉब स्टार्ट किया था, तो किसी ने कुछ कहा था या फिर खुद से एहसास होने लगा कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है? नहीं, ऐसा खुद से ही लगा था क्योंकि जब हम जॉब करने गए तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब में सबको पता है कितनी सारी परेशानियाँ झेलने को पड़ती है आपको। तो एक कहते हैं ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हमको वहाँ पे। तो इसीलिए जब हम आके घर पे बैठ गए थे, कुछ दिनों तक घर पे बैठे, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, खास करके घर वालों ने बोला कि कुछ तो करो, ऐसा करो जिससे आप मतलब कि कुछ लाइफ में अच्छा कर सको। तो ऐसा फिर सोचने को मिला, तो उस समय ख्याल आया था बीपीएससी करने का। फिर हम बीपीएससी करने के लिए चले आए पटना और उसी दरमियान में फॉर्म आया तो हम फॉर्म भर के फिर एसआई का फॉर्म लिया। ऐसा बहुत कम होता है कि एक साधारण परिवार में बड़ी मुश्किल से बच्चों को इंजीनियरिंग कराया जाता है, तो उसके बाद जब वो बच्चा बोलता है कि हम इंजीनियरिंग तो कर लिया लेकिन जॉब नहीं करेंगे, अब फिर से तैयारी करेंगे, तो कई परिवारों में होता है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि पढ़ के जॉब करना है या फिर भी टाइम ही पास करना अब भी।
हाँ, ये सवाल तो हुआ और मम्मी पापा खुद स्टार्टिंग में जल्दी तैयार नहीं हुए इस चीज़ के लिए कि हाँ नहीं अब तुम ऐसे इंजीनियरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी किसी तरह कन्विंस करना पड़ा कि कुछ रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट दिया, कुछ रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट किया और इसी के साथ फिर घर वालों को मनाया मैंने कि नहीं पढ़ना है तो बस। तो कुछ 2 सालों का मैंने घर वालों से चांस लिया था कि बस 2 साल का टाइम चाहिए, अगर 2 साल में अगर नहीं निकला तो फिर हम जॉब करने लग जाएंगे। लेकिन 1 साल के अंदर मेरा बीपीएससी का प्री निकल गया और एसआई का भी प्री निकल गया और उसके बाद जब रिज़ल्ट होने लगा तो घर वालों के अंदर एक आस जगी, तो इसीलिए फिर आगे जाके घर वालों ने भी सपोर्ट किया। शुरुआत कहाँ से किया था आपने? आकर डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर लिया या फिर खुद से सेल्फ स्टडी किया, फिर जानने वाले लोगों से, इससे संबंधित लोगों से पहले राय मशवरा किया कि कैसे पढ़ना है? नहीं, राय मशवरा मैंने किसी से नहीं लिया, बस मन में हुआ कि पढ़ना है तो गया, ऐसे मेरा घर गया हुआ तो हम गया आए। गया आने के बाद वहाँ पे नेट पे सर्च किया कि बीपीएससी का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन है, तो पता चला कि पटना में चाणक्य आईएएस एकेडमी। तो मैंने पटना आया, पटना आने के बाद चाणक्य आईएएस एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था किसी से बिना पूछे। लेकिन बाद में फिर जब क्लास गए तो बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी शुरू में, क्योंकि मेरा हिंदी लैंग्वेज था नहीं और फिर यहाँ पे मैंने पूरा हिंदी में ही पढ़ा सब कुछ। फिर पटना में ही एक मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे जिनका दानिश जहांगीर अख्तर नाम है, तो उनसे ही मैंने फिर बाद में कंसल्ट करा और उन्होंने बहुत हेल्प करा इस दरमियान मुझे। अब हम बिहार में या फिर हिंदुस्तान की बात करें तो प्रशासनिक सेवा में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। खासकर बिहार की बात करें तो लगभग 17% की आबादी वाला है बिहार। प्रशासनिक सेवा में शायद 2 या 2.5% ही मुसलमान उसमें आ सके हैं। तो माइनॉरिटीज़ को लेकर जो एजुकेशन को लेकर सरकार कदम उठा रही है, तो इसमें हज भवन का क्या रोल रहा? क्या आने वाले टाइम में ये रेशियो बढ़कर 2%, 2.5% से 5-10 हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि पटना हज भवन माइनॉरिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। चाहे वो एसआई हो, चाहे बीपीएससी का प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो कांस्टेबल का प्रिपरेशन के लिए हो, वहाँ पे प्री मेंस प्लस आपका इंटरव्यू बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ दरोगा के लिए फिजिकल का भी जितना होता है वो सारा का सारा वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए होता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, हम तैयारी कैसे करेंगे, तो उनके लिए पटना हज भवन बिल्कुल एक वरदान साबित होता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पटना हज भवन में इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाता है जिससे कि लड़के वहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियों का भी वहाँ पे बिल्कुल अलग से सब कुछ चलता है। अगर वो दरोगा फिजिकल की बात करें तो लड़कियों के लिए अलग से ट्रेनर रहते हैं वहाँ पे, और अगर मेंस पढ़ाई की बात हो तो बिल्कुल अलग रहना सहना भी वहीं हज भवन में होता है, और वहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल उन लोगों के लिए अलग रहने का इंतज़ाम रहता है और लड़कों के लिए अलग रहने का इंतज़ाम रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने टाइम दिया आवाज़ आप तक को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।